बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा क्या दिया तो मुल्क एक बार फिर अफवाहों की जद में आ गया और ये कहा जाने लगा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े के बाद अब इंतखाबात मज़ीद आगे मौखर हो सकते हैं। लेकिन निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपनी सेहत की वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रहा है। 2 एडिशनल सेक्रेटरीज भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस लिहाज से इलेक्शन में ताख़ीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उन्होंने सेनेट करारदाद की हमायत की और कहा कि अगर इलेक्शन माहौल की बेहतरी के लिए आगे चले जाते हैं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। कुछ सियासी जमातें खुलम खुला और कुछ पसे पर्दा ये बातें ज़रूर कर रही हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी से आगे भी चले जाएँ तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि इंतखाबात हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे और सियासी जमातें अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर कोई माहौल तो हमें नज़र नहीं आता, इलेक्शन मुहिम हमें नज़र नहीं आती। अगरचे बाज़ आज़ाद उम्मीदवार और बाज़ सियासी जमातें इस बात की दावेदार हैं कि उन्होंने अपनी टिकटों की तकसीम का मरला भी मुकम्मल काफ़ी हद तक कर लिया है और इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के अंदर कोई इंतखाबी माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आता। बाज़ बड़ी सियासी जमातें ये भी कहती नज़र आती हैं अपने इजलासों के अंदर, अपनी मीटिंग्स के अंदर, कि अगर इंतखाबी माहौल नहीं बनता, इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं बनती तो इसका फ़ायदा भी उन पुरानी सियासी जमातों को होगा जिनका एक अपना वोट बैंक, मखसूस वोट बैंक मौजूद है और उन्हें पोलिंग डे पे इलेक्शन लड़ना आता है। गोया वो अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाएंगे और अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग वोटर्स नहीं निकलते तो जो पीटीआई दावेदार है कि वो इंतखाबात के अंदर जिसको मर्जी टिकट दे ये इंतखाब जीत लेगी, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बहुत से ऐसे कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे, अब उन्हें ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए रिलीफ मिल रहा है, उनके कागजात मंजूर किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो अब भी अपने मुकदमात के हवाले से, अपनी अपीलों के हवाले से कोर्ट के फैसलों का इंतज़ार कर रही है। अब देखना यह है कि क्या जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, तहरीक इंसाफ जिसका गिला शिकवा करती नज़र आती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उनके उम्मीदवार सारे मैदान में होने चाहिए, ये गिला शिकवा ख़त्म हो पाएगा क्योंकि ट्रिब्यूनल से बहुत सारे पेपर मंजूर होने के बाद अब कुछ गिले शिकवे में कमी भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ जो लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं, मुकदमात में मतलूब हैं, या 9 मई के हवाले से जो एक सियासत का एक बड़ा मजबूत बयानिया मौजूद है कि किस तरीके से 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उन्होंने रियासत के तमाम इदारों को चैलेंज करके रियासत के इदारों पर जिस तरीके से चढ़ाई की, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता, उनको अपने किए का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो वीडियोज़ हर 2-3 दिन बाद सामने आती हैं उसमें कुछ नए चेहरे भी सामने आते हैं, कुछ पुराने रहनुमा भी दिखाई देते हैं जो ये कहते हुए दिखाई देते थे कि हमें एहतजाज भी करना है तो फ़ौज के दफातर पर, फ़ौज अफसरान की रहायशगाहों पर करना है, और इस एहतजाज के नतीजे में जो कुछ हुआ वो भी आज आपके सामने है। दूसरी तरफ देखा जाए इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पे इस्लामाबाद में जहाँ बलोच रहनुमा जो है मिसिंग पर्सन के हवाले से एहतजाजी कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ बलूचिस्तान के शहदा का भी आज एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई कि किस तरीके से उन इलाकों में जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो वो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया, उनकी आवाज़ भी सुनाई दी जानी चाहिए। इस सारी सूरत-हाल का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रियाज सराना साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। परवेज़ संदेला साहब मुस्लिम लीग नवाज़ से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मियाँ वाली से इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। जो मियाँ वाली इस वक्त तमाम ख़बरों का मरकज़ भी है कि क्या इमरान खान साहब के मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, वो इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ से उमैर न्याजी और लामिया न्याजी के पेपर्स भी मंजूर हो चुके हैं। मियाँ वाली इस वक्त ख़बरों का मरकज़ भी है, गढ़ भी है, और पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि अगर पीटीआई को मियाँ वाली से शिकस्त होती है, जो होम ग्राउंड है इमरान खान साहब का, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए पूरे मुल्क की जो इंतखाबी मैदान है वो कैसा रहेगा। आमिर रियाज सराना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का इस्तीफ़ा हुआ आ गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से उसकी वजाहत की वो भी सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान का ये कहना कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर इंतखाबात बेहतर माहौल के लिए आगे ले जाए जा सकते हैं,
कुछ आवाज़ें ऐसी उठती ज़रूर है कुछ दिनों के बाद जिसमें इंतखाबात की ताख़ीर की बात होती है, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है और PTI है, उनके अगर लीडरशिप के बयानात हम अपने सामने रखें तो हमें लगता यह है कि ये तीनों जमातें तो यकसू हो चुकी हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को हर हाल में होने। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का ऐलान वाज़े तौर पर मौजूद है, लेकिन फिर भी ये जो आवाज़ें उठती हैं इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं? अब बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील से सारा एक अजमाली जायजा पूरे मुल्क का ही सामने रख दिया। देखिए, उमर हमीद खान का इस्तीफा सोशल मीडिया की वजह से एक बड़ी खबर बन गया। इलेक्शन कमीशन 5 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का नाम है, बाकी एक पूरी फोर्स है जहां पे लोग काम करते हैं और उनमें एक सेक्रेटरी भी होते हैं, जहां पे 2 स्पेशल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जैसे वजात भी आ गई। और मेरे जाती तौर पे दोस्त है उमर हमीद खान, उनकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियां बड़े सीवियर इन्फेक्शन अटैक में हैं और मैं मुसलसल राब्ते में भी हूं उनसे, और वो घर पे बैठ के फाइलों का काम भी कर रहे हैं, इंजेक्शन भी लग रहे हैं, और एक नादरा का डिस्प्यूट था वो भी उन्होंने तय कराया घर पे ही बैठ के इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ। अब अल्लाह मियां सेहत दे, मैं आप सब रहें सेहतमंद तो सारा काम चलता है। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो PTI को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ चूंकि वो फिर वो होता है ना कि जी आप हमें सर्व करें, जैसे PTI का एक ओवरऑल अमूमी रवैया है कि आप हमारे साथ हैं नहीं तो हमारे मुखालिफ हैं, ठीक है। कोर्ट्स के साथ भी यही है, या आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, फौज हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। वो हर आदमी को इसी तरह यूज करना जानते हैं और प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से ये खबर बनी, वरना ये कोई बात नहीं है। और वो वैसे भी रिटायर्ड होके उसके बाद उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया गया था। ये फेडरल फूड सेक्रेटरी थे जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, और इन्होंने 2 दफा बड़ा खुल्लम खुल्ला जो इंपोर्ट के अंदर गड़बड़ हो रही थी गंदम की, इन्होंने इनकार किया था, तो इसके बाद इनको OSD बना दिया गया था। और बहुत शरीफ आदमी सैयद फखर इमाम जो वफाकी वजीर थे, वो खामोशी से आंखें बंद करके बैठ गए उस मामले पे जिसमें यार दोस्त पैसे बना रहे थे। तो इन्होंने आखिरी जो चंद महीने हैं OSD के तौर पे गुजारे थे रिटायरमेंट में। वरना लोग होता है ना कि हुक्मरानों को प्लीज करें ताकि कोई पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर बन जाए, किधर उधर निकल जाए, तो ये इस किस्म के आदमी नहीं है। पहले मतलब इतना तफसीली मैं आपको बता दूं कि वो जो भी राय रखते हैं ठीक रखते हैं और अपना काम घर से रख रहे हैं, अल्लाह मियां उनको सेहत दे। बाकी जो माहौल है, सेनेट की करारदाद पे आपने बात की, देखिए सेनेट की करारदाद जैसे शगुफे, यहाँ पे कुछ साफी 80s में ऐसे होते थे जिनसे खबर चलवाई जाती थी, रिएक्शन देखा जाता था। मैं ज़िया-उल-हक के दौर की बात कर रहा हूँ, जी जी। और फिर फैसले बनाए जाते थे कि ये तो झूठी खबर है, ये तो अफवाह है। फिर ये काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया उस वक्त जो पिछले दौर में थी, जब मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो साकिब निसार साहब ने एक रिपोर्टर को बुला के कहा कि आपने ये खबर देनी है, मैंने मंसूर अली शाह का रवैया देखना है क्या है, अगर उन्होंने नहीं आना हुआ तो मैं इस खबर की तरदीद कर दूंगा। तो ये खबर चली, अगर कभी बात होगी तो मैं रिपोर्टर का नाम भी बताऊंगा और सब कुछ करूंगा, मैं ये 2 दफा बात कर चुका हूँ। और मंसूर अली शाह जब खामोश हो गए तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ले आए, जबकि यही मौसूफ साकिब निसार साहब 2009-10 की बात कर रहा हूँ, जब आसिफ अली जरदारी थे, इनका नाम और आसिफ सईद खोसा साहब का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए लिया गया, इनकी फाइल क्लियर हुई, और मैंने वो खबर दी कि सदर पाकिस्तान ने इनकी इस्लामाबाद के लिए एलिवेशन मंजूर कर दिया है। उस पर मेरा भी पर वो एक्सप्रेस में मैंने दी, और वो खबर के 5 मिनट बाद जिन्होंने मुझे खबर दी थी गवर्नर हाउस में जरदारी साहब थे, उन्होंने कहा यार वो ना मियां मिसबाउर रहमान साहब को साकिब निसार साहब ने फोन किया, उनकी रिश्तेदारी है ना आपस में, उनकी बहन भी वाइफ भी MNA थी, तो वो यार वो श्रेडर में चली गई है फाइल, लेकिन तुमने इस खबर पे कायम रहना, ये दोबारा होगी। अच्छा जी, वो फिर 5 मिनट बाद मुझे फरजुल्लाह बाबर साहब का फोन आया कि यार आप बताएं, मैं वहां था, वहां तो नहीं हुई। मैं कहा जी आप इतने बज के इतने मिनट पर निकले थे, कहते हाँ। मैं कहा जी इसके बाद ये फाइल साइन हुई, लेकिन आपको अगली बात मैं बता दूं कि आप श्रेडर में गई और ये हो जाएगी। फिर मैं अमेरिका चला गया एक IVLP के दौरे में, लंबी बात हो गई, तो चंद दिन के बाद वो फाइल दोबारा साइन हो गई थी। ये इस मुल्क में धंधे चलते रहते हैं, इस तरह के काम होते रहते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना आमिर साहब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी जी, वो शुरू दिन से इस काम पे लगे हुए हैं कि 3 फरवरी को, पहले वो मौसम कहते थे, फिर जाहिर है कि एक उनके ऊपर हमला भी हुआ, उनके हाफिज अब्दुल्ला साहब पे भी हुआ, लेकिन 3 फरवरी 1997 को क्लाइमेट बहुत अच्छा था और सर्दी ज्यादा होती थी आज से। आज सिर्फ धुंध, और उनके इलाकों में तो धुंध भी नहीं है जहां मौलाना फजल रहमान उनके साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं। नया फिनोमेना धुंध का आया, धुंध उस वक्त भी होती थी लेकिन जरा आप थोड़ी ज्यादा हो गई।
1997 में भी इलेक्शन फरवरी में हो चुके हुए हैं, आपको और हमें पता है। बिल्कुल। ये बहाने हैं। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के होते हुए अगर कोई ये चेक करना चाहता है, और अगर में पीटीआई सीधा सा नाम दे देती है एस्टेब्लिशमेंट का, और हम भी कह देते हैं कि जी चलें उनके यहाँ भी कोई बातचीत अगर हो रही है, मेरा नहीं ख्याल के ये एडवेंचर अब उनको कोई फायदा दे सकेगा। उनको सिर्फ नुकसान होगा जो लोग इलेक्शन डिले करने के चक्कर में ये बात करेंगे कि जी कुछ दिन आगे कर दें। फिर भाई आप एक फैसला करें कि आपने इस मुल्क को चलाना है या नहीं चलाना, आपने कैसे चलाना है, फिर फैसला कर लें। अब नहीं हो सकता ये अफवाहसाजी और ये गेम, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खेलने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक है। परवेज संदेला साहब, हमने देखा कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ सर्वेज किए, ख़ास तौर पे आप लाहौर के हलकों में गए, आपसे आवाम से आपने बरह रास्त बातचीत भी की, लेकिन एक जो अक्सर मीडिया रिपोर्ट भी करता है, इलेक्शन का माहौल कहीं नज़र नहीं आता। अगरचे लोगों के पास जाके उनसे अगर सर्वे किया जाए, बातचीत की जाए, वोट डालने का इजहार तो करते हैं, ना जलसे जुलूस हैं, ना गहमा गहमी है, ना पोस्टर्स आवेजा हैं, ना बैनर्स लगे हुए हैं, ना शाम के डेरे सजे हैं। लाहौर के अंदर तो गलियां बाजार सज जाते हैं। शाम के वक्त देखा जाता है कि लोग अपने अपने जनाब धड़े बंदियां बनाकर बैठे होते हैं, होटलों पर रश लगा होता है, सियासत की बातचीत चल रही होती है, गली मोहल्ले में नारे लग रहे होते हैं। कहीं आपको ये माहौल नजर आया? मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, माजी में सब ऐसे ही होता था, लेकिन देखिए जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी में चीजें जो है ना वो आगे से आगे शिफ्ट होती रहती हैं। जो कुछ पहले हमें गली मोहल्लों में जलसे जुलूसों की शक्ल में आता था, वो अभी सारा कुछ आपके ट्विटर पर, आपके एक्स पर, आपकी फेसबुक पर, आपकी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है। और दूसरा, ये जो अभी तक आपको माहौल नजर नहीं आ रहा, ये अगले 3 से 4 5 7 दिन में आप देखेंगे। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो प्लानिंग की जा रही है कि इनके 4 बड़े मेन स्ट्रीम लीडर मुख्तलिफ जगहों पे जलसे करने के लिए निकलेंगे, तो आपको एक दिन में 2-2 3-3 जलसे भी नजर आएंगे। नवाज शरीफ साहब का अलहदा जलसा हो रहा होगा, मरियम का अलहदा हो रहा होगा, शहबाज शरीफ साहब का अलहदा, और हमजा शहबाज साहब जो है वो लाहौर में कहीं जलसा कर रहे होंगे। ये आने वाले दिनों में ये होने वाला है, क्योंकि अब लोगों के पास वो वाला टाइम नहीं रहा मलिक साहब। लोगों की वो वाली जो है ना वो वेलापन नहीं रहा कि 3-3 4-4 महीने लोग इलेक्शनों में मसरूफ हो जाए। अब लोग निकलेंगे, 15 से 20 दिन आखिरी होंगे, उनमें आप देखेंगे, और वही 15-20 दिन बड़े अहम होते हैं। आपको हमेशा से पता है कि आखिरी 15-20 दिनों की जो इलेक्शन कैंपेन तगड़ी चला लेंगे, उन्हीं का इलेक्शन होगा, और इसी पे भी काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 1-2 दिन पहले पूरी शेड्यूल आया है कि वो कहां कहां जलसे करेंगे, और इस तरह अगले 102 दिन में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी शेड्यूल नजर आएगा। जहां तक आपने सर्वेज की बात की, तो सर्वे जो है ना वो जो ऑनलाइन आपके ऐप है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें बयान करते हैं। जब आप लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको बड़ा साफ जवाब देते हैं। जो नून लीग के होते हैं वो कहते हैं जी कि हम तरक्की को वोट देंगे, हम लोग रोजगार को वोट देंगे। औरतों से बात करें तो वो कहती है कि हम उसको वोट देंगे जिसके दौर में आटा चीनी सस्ती थी। जब इमरान खान से लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी कि क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई है, और वो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद है। फेसबुक पर और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा तादाद आएगी मलिक साहब, लेकिन ग्राउंड पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अगले इलेक्शन में कोई डंड डालेंगे। और ये सियासी जमातों के लिए, हाँ, वहां पर एक चीज हो सकती है, बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने जिस हवाले से जिक्र किया तो मुझे बड़ी ईमानदारी से बताने पड़ेगा। लाहौर में अगर देखा जाए तो कुछ हलकों में टीएलपी का वोटर है, और वो तमाम वोटर वो है जो कि इससे पहले मुस्लिम लीग नून का होता था। अब वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करता है, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून निकलेगी, नवाज शरीफ साहब जलसे करेंगे, मरियम बीबी निकलेंगी, शहबाज साहब निकलेंगी, तो वो भी उम्मीद है कि उनका वोटर वापस आ जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत कम है, और वो दिन ब दिन और डरते जा रहे हैं। खासतौर पर इमरान खान साहब का जो कालम छपा है एक अंग्रेजी अखबार में, उसको लेकर लोगों में इमरान खान के बारे में एक और गुस्सा है कि अब तो इनको बाज आ जाना चाहिए। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तानी फौज पर इस तरह बोलना इमरान खान, ये चीजें इमरान खान को मजीद डैमेज कर रही हैं सर। ठीक है, खुरम रोखड़ी साहब भी मसद मौजूद हैं, मुइयां वाली से इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। खुरम रोखड़ी साहब, लाहौर की हम जिक्र तो कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी हमें सियासी जमातों की तरफ से उस तरह नज़र नहीं आती। बिलावल भुट्टो जरदारी अगरचे आज भी लाहौर में एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारान जो हैं वो उस तरीके से एक्टिव नहीं हैं। मियाँ वाली एक जो है रूरल एरिया भी है, ख़ास तौर पर उसे जोड़ा भी जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वहाँ पर कैसा माहौल, अगर आपके हल्के की बात की जाए, तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं, माहौल बना हुआ है, लोग शाम के वक्त मेले सजाते हैं इलेक्शन कैंपेन के? मलिक साहब, हमारा जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है पंजाब से। हमारे पास दिन शुरू हो जाता है सुबह 7 बजे, यानी कि हम, मेरे दोस्त आए हुए थे अभी पाकपतन से, 2 रात रहे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इलेक्शन मियांवाली में नजर आ रहा है, बाकी पंजाब में तो और इलेक्शन नजर आ ही नहीं रहा।
ये उनकी रिमार्क्स में। तो हमारे पास तो मलिक साहब सुबह 7 बजे हम बाहर होते हैं और 7 से 9 बजे तक हम अपने दोस्तों भाइयों से, क्योंकि कौम कबाइल का यहाँ पे कल्चर है, सारे डिफरेंट कबीले हैं, फिर फर्दर उनके सब ट्राइब्स हैं, तो सुबह 9 बजे हम हर सूरत फील्ड में निकल जाते हैं। लेकिन एक हमें और फायदा है कि हम रात 9 बजे हर चीज क्लोज, मगरिब के बाद आपको यहाँ पे कोई मेला कुछ भी नजर नहीं आएगा, और मगरिब के बाद क्लोज, और मैक्स हम चले जाएंगे 9 बजे अपने घरों में आ जाते हैं। तो हमारा तो फुल टाइम सुबह फजर से लेके इशा तक अपने इलाके में ही गुजरता है, और कंपेन हमारी जोर शोर से जारी है। कॉर्नर भी अलहदा, जल से अलहदा। मैं फिर कहूंगा कि जैसे दोस्त आए हुए थे पाकपतन से पीर हसन, तो उसने कहा खुरम भाई मुझे तो आपके पास इलेक्शन नजर आ रहा है, पंजाब पूरे में इलेक्शन नजर नहीं आता। मैं एक और पॉइंट को साथ जोड़ूंगा मलिक साहब, कोई भी जो चीज है वो चैलेंज कबूल करने से होती है। उम्मीदवार खुद जब तक चैलेंज कबूल ना करे और उम्मीदवार खुद अपने हलके में ना निकले और लोगों से इंटरेक्ट ना करे, बैठे ना, उनके साथ बैठ के 1-on-1 बातचीत ना करे, तो आप जितने मर्जी बड़े लीडर को ले आए और उसकी जगह पे जलसा करे, तो वो तहरीक या वो तहर्रुक उस हलके में पैदा नहीं हो सकता। तो चैलेंज कबूल, ये भी मानने वाली बात है कि ये इलेक्शन उस तरीके से वो पुराने इलेक्शन की तरह नहीं है। यहाँ पे इस वक्त चैलेंजेस हैं भी ज्यादा, जो कैओस का एक टाइम गुजरा या जो बहुत सारी नेगेटिविटी गुजरी, तमाम चीजों को देखें तो चैलेंज तो है, लेकिन चैलेंज कबूल करेगा जो, उसके लिए एक्टिविटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे परिंदे निकलते हैं सुबह तो अल्लाह ताला उनके लिए रिस्क और हर चीज का बंदोबस्त करता है, तो इधर भी हाल यही है। जो खुरम साहब अगर हम बात करें सरगोजा डिवीजन की, मियांवाली की, भक्खर की बात करें, इन इलाकों में अक्सर पहले ये देखा गया है कि लोग अपने उम्मीदवारों का चुनाव करते हुए ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी के साथ है, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार भी जीत जाते हैं। ख़ास तौर पे वो ये देखते हैं कौन उन तक जो है राब्ते में है, कौन उनके काम करवाता है, कौन उनकी बिरादरी से है, कौन उनके धड़े से है। ये मिथ अब भी कायम है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के असरात उन इलाकों में अब पहुंच चुके हैं कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का वोट ज़्यादा है? नहीं सर, कोई ये असरात नहीं आए, उसी तरह है। इवन इमरान खान को जो वोट बढ़ता था वो इसलिए था कि सन ऑफ द सॉइल कह के लोग वोट डालते थे। हम अक्सर कहते थे कि अगर इमरान खान साहिवाल का या नौशेरा का या किसी और इलाके का होता तो शायद मियांवाली वाले कभी उस तरफ जाते ही ना। बात यह है कि हमारे पास आज भी वही कल्चर है, हमारे पास अहमियत है। हल्का जो हमारा 89 है, इसका थोड़ा टेम्परामेंट डिफरेंट है, थोड़ा 90 का डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास शख्सियत मैटर करती है कि कौन किस किरदार का। आप देखें इस हल्के से अब्दुल सत्तार खान नियाजी वो बड़ा अरसा जीतते रहे, हत्ता कि वो आते भी नहीं थे, लेकिन हमारा जो हल्का है वो दीन पसंद या दीनी रुझान, मजहबी रुझान वाला हल्का है। यहाँ पर लोकल शख्सियत ज्यादा असरअंदाज होती है, बाहर वाली पार्टीज का या उनका कोई भी चीज का असर नहीं होता, चाहे बक्कर है चाहे मियांवाली है। हमारी हद तक तो ये चीज है। खुरम साहब मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से जब वापस आएंगे आप हमारे साथ ही मौजूद होंगे, मुल्क की सियासत पर भी आपका तजिया लेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। आमल यास राणा साहब, अगर हम सियासी माहौल की बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला शिकवा करके पीटीआई ने खासतौर पर सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान बपा किया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से पेपर्स, कागजात नामजदगी अब मंजूर भी होते चले जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ रहे हैं जिनके बारे में पीटीआई गिला शिकवा कर रही थी कि उनको सियासत से आउट कर दिया गया। अब उनके नामजदगी पेपर्स जो हैं वो मंजूर भी होते चले जा रहे हैं। क्या ये गिला शिकवा पीटीआई का कुछ कम होगा या मजीद बढ़ेगा? मलिक साहब, अभी आप खुरम रोकड़ी साहब से बात कर रहे थे, तो चूंकि मेरा आबाई जिला बखर है, वहां पे नवानी, ढांडले, शाहनी सारे रिवायती तौर पे इलेक्शन की पूरी कंपेन में इस वक्त इन है, और वहां पे टिका के इस वक्त कंपेन हो रही है। और जहां जहां जिसने इलेक्शन लड़ना है ना, लोग निकले हुए हैं। फर्क पता क्या है, जैसे आप लाहौर की बात कर रहे थे, अभी पीएमएलएन ने अपने टिकट नहीं दिए, यानी किसी को इशारा अगर हुआ भी है तो वो जब लोग जाते हैं ना वोट मांगने के लिए कि जी टिकट किसके पास है, क्योंकि लाहौर के अंदर ही अगर बात करें तो 3-3, 4-4 लोगों ने टिकट अप्लाई किए हुए हैं। तो गहमा गहमी जाहिर है कि ये इलेक्शन कंपेन कोई मुफ्त तो होती नहीं, ये नोट बोरियों के मुंह खुलते हैं और वो खर्च होते हैं। गाड़ियां लोगों के हवाले होती हैं, खाने पीने, इंतखाबी दफ्तर, जो बात आप कर रहे थे। जब टिकट क्लियर हो जाएंगे, जो कि जाहिर है 13 तारीख तो आखिरी है ना इंतखाबी निशान के साथ शाया होने की, तो टिकट भी लोगों ने जमा कराने हैं। तो ये पीएमएलएन की वजह से लाहौर काफी बीच में ना अभी गैप में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पीटीआई जाहिर है वो 9 मई की वजह से रांदे दरगाह भी है, परेशान भी है,
और उसकी वजह से देखें सबसे ज्यादा फायदा भी सोशल मीडिया पे उठाया कि जहां वो मजलूमियत की बात करते हैं वहां ट्रिब्यूनल्स ने तकरीबन सारे कागज वापस कर दिए, उनके ओके कर दिए। हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि भाई जिस तरह इलेक्शन का रिजल्ट होता है ना, अगर आप जीत गए तो आप कहते हैं नहीं मुझे तो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, सादा तो मेरी बनती नहीं थी, और हार गए तो धांधली है। ये हमारी तमाम सियासी जमातों का एक वतीरा है। वो खान साहब के लोग अभी भी कहते हैं ना कि देखें हमें सादा अक्सरियत तो मिलनी थी ना, ये जानबूझ के बैसाखियां, हालांकि आरटीएस उन्हीं के लिए बिठाया गया था, सारी मोहब्बतें हुई, बाजवा साहब बता चुके हुए हैं। फिर जो फैसिलिटेशन इनको मिली वो अभी तक प्यार महबूब से वही पुरानी मोहब्बत मांग रहे हैं गेट नंबर 4 से कि वो मिले ना मिले, लेकिन रियायतें मिल रही हैं। जैसे बल्ले के निशान के अगर ऊपर आप आएंगे तो वो भी तो अदलिया ने ही फैसला करना है ना। एक इदारा है इलेक्शन कमीशन जिसने फैसला किया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं, और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं दुरुस्त है, फिर उन्हीं के सिंगल बेंच ने दोबारा वापस कर दिया बल्ला, परसों केस लग जाएगा। बीच में सुप्रीम कोर्ट का कल का दिन है जो मेरा ख्याल है, क्योंकि डिवीजन बेंच में केस फिक्स हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को आना नहीं चाहिए, आ जाए और वो फैसला कर दे तो कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन कंपेन बहरहाल टिकटों की अनाउंसमेंट से मशरूत होगी, क्योंकि पंजाब में मुकाबला हर दो सूरतों में पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान होना है, और अभी उनकी भी फाइनल टिकटें, जैसे बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि कल आखिरी यानी पीर वाले दिन वो इमरान खान साहब से हतमी मुलाकात करके और फिर टिकटों की अनाउंसमेंट करेंगे। और उसकी एक वजह है, मलिक साहब आप और हम यहीं बैठते हैं, इसी पाकिस्तान के अंदर सियासत को देखते हैं। पिछली दफा 31 मई 2018 को असम्बली खुद ब खुद 5 साल की मुद्दत पूरी होने पे खत्म हुई और सिर्फ 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल आया था, तो लिहाजा इधर हुकूमत खत्म हुई और उधर इलेक्शन की कंपेन शुरू होगी। गो के नवाज शरीफ जेल में थे इमरान खान की तरह, लेकिन उनकी पार्टी भी गहमा गहमी में थी। अब मुझे बताएं कि इतनी महंगी कंपेन कोई कैसे चला सकता है इतने दिन पहले? शेड्यूल आ गया हुआ है, कुछ हालात जैसे ये पकड़ दकड़ हुई, अब वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना कहा कि हमें जितनी शिकायत आई थी हमने सारी दूर कर दी, ये अफरा तफरी थी, बिल्कुल कागजात रिजेक्ट हुए हैं। ये क्या पहली दफा हुए हैं? पिछली दफा 50 के करीब नून के लोगों के टिकट ही नहीं जमा होने दिए थे, उस वक्त महकमा ज़राअत इजाद हुआ था, आज कुछ और नाम ले लेते हैं। वो तो स्टेट से लड़े भी नहीं थे, उन्होंने तो मतलब उस लड़ाई के बावजूद जहां से उनके लीडर की नाअहली हुई थी उसके बावजूद वो स्टेट के अंदर रहते हुए इलेक्शन लड़ रहे थे और अपना इख्तिलाफ राय का भी इजहार कर रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, खुल के भी नहीं बात कर रहे थे। आज तो खुल के पीटीआई ने हमला किया स्टेट पे। मैं तो हैरान हूं, ये जो स्टेट के नाम पे हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसे एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, उसके फॉर्मेशन कमांडर्स ने 7 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज जारी की, फिर नवंबर में एक फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई, बीच में कोर कमांडर्स की आई, और हर दफा बताया जाता है कि इन शरपसंदों से निपटेंगे। भाई ये गपशप है क्या? अगर ये चूंकि ये अगर मैं इस लफ्ज मेरा है कि मैंने कह दिया, लेकिन चूंकि हमने देखा है कि हमले हुए शोहदा की यादगारों पे हुए, जीएचक्यू पे हुए, जहां से खुरम रोकड़ी साहब है ममिया वाली मैं बखर जाता हूं तो उसी बेस के साथ से गुजरता हूं, उसकी दीवार गिराई गई, आईएसआई के दफ्तर फैसलाबाद का था, कोर कमांडर हाउस था। तो ये चीजें किसने फैसला करना है भाई? या तो फिर आप कह दें कि जी बस हमारे बस से बाहर है, हमने जितनी सहूलतकारी 2011 से शुरू करके यहां तक पहुंचाई थी ये हमसे ऊपर निकल गए हैं, तो फिर कोई बातचीत कर लें। अगर आपने बातचीत भी नहीं कर रही, जो कि नहीं हो रही मेरी इत्तला के मुताबिक, तो फिर फैसले कराइए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कोर्ट ऑफ लॉ से फैसले करें जी। लेकिन राणा साहब अगर दूसरी तरफ हम देखें मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी कुछ खबरें जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म की सामने आना शुरू होती हैं। सेनेटर मुशैद हुसैन साहब कहते हैं कि जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए मियां नवाज शरीफ को हेड ऑफ स्टेट बन जाना चाहिए। ये इशारा किस तरफ है? वो आपको पता है 2018 में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब निकले थे बड़े तुम तराक के साथ शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए, टिकट भी उन्होंने सेनेट का दिलवाया था उन्हें, और वो आज़ाद भी हो गए थे, मुसद्दिक मलिक भी आज़ाद हो गए थे, क्योंकि साकिब निसार ने जो सहूलतकारी की थी, शेर का निशान ले लिया था। उसके बाद से वो खामोश ही रहे हैं। उनके ऊपर अपने ही पार्टी से इल्ज़ाम तो लगते रहे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी में मुतारिक नहीं हुए। उन्होंने ऐसे लिया जैसे उन्हें कोई गैर जानिबदार मुबस्सिर के तौर पे पीएमएलएन ने टिकट दिया था, और वो अपनी ही पार्टी के ऊपर नाकिद रहेंगे, उस पार्टी के अंदर वो घुले मिले नहीं। इसीलिए अब भी आप ये समझें कि वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं बगैर नाम लिए, और उससे वो फिर वहीं पे बात चली जाती है कि जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बगैर चलता नहीं है। अगर नवाज शरीफ अब भी नाम ना देते उनका, अब तो ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग कह रहे हैं ना कि जी शहबाज शरीफ ने इनकार किया था तो इमरान खान की तरफ चले गए थे लोग। वो भी खुद शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि मैंने तो नहीं ली थी, काबीना भी बन चुकी थी और मैं इस तरफ नहीं जा रहा था कि मैंने नवाज शरीफ के बगैर जाना है। तो इस तरह के तबसरे जाहिर है पार्टी के अंदर से आते हैं। मुशाहिद साहब एक किस्म के वो मतलब इंटरनेशनल फ्रंट पे बिल्कुल पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करते हैं, वो सी पैक के ऊपर उनका थिंक टैंक भी है, वो काम करते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी खड़े हुए हैं। वो परवेज़ संदेला साहब ये जो बयानात हैं मुशाहिद साहब के बयान को अगर हम साइड पे भी रख दें
तो PMLN के अंदर ये आवाज़ें बढ़ी हैं कि हमें टिकट्स नहीं मिल रहे, पुराने कारकुन नज़रअंदाज हो रहे हैं, नए लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर आके अब टिकट्स ले जाएंगे। ये PMLN के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? मतलब कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ना, आपको याद हो या यूसुफ रजा गिलानी साहब के जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो वोट देने के लिए लोग क्या डिमांड कर रहे थे, हमसे अभी से वादा करें कि जब अगले इलेक्शन होंगे तो हमें MNA की टिकट दी जाएगी। ये उस वक्त से चीजें हो रही थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, क्योंकि जब वो इलेक्शन लड़ने जाएगी ना मलिक साहब, ये तो PTI कहती है हम सबसे पॉपुलर जमात हैं। सर मैं चले इसका एक तकाबल आप मुझे जरा बता दें कि मुस्लिम लीग नून जब जाके ये कहेगी कि हमने 2013 की हुकूमत में 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की गई, इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या कहेंगे जी हमारी वालदा के घर पर हमला किया गया और गिरे फाड़ दिए, इस वोट दे हमें। मुस्लिम लीग नून कहे जी कि हमले ने सड़कों के जाल बिछाए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहेंगे जी हमारे घर पे आए और मेरी बीवी के साथ ये कर दिया इसलिए मैं वोट दे। मुस्लिम लीग नून बताएगी कि जी हमने 5.9 पे GDP लाके छोड़ देगी, और PTI ये बताएगी कि हमारा बच्चा फौत हो गया था, हम जेल में बैठे हुए थे इसलिए हमें वोट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां से किस तरह पॉपुलर है? उनका लीडर अभी भी जेल के अंदर बैठकर अमेरिका से फंडिंग करवाकर बहुत सारी लॉबीज हायर कर पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के खिलाफ आज भी आर्टिकल छपवा रहा है। क्या इसलिए लोग उनको वोट देंगे? पाकिस्तान की अवाम उसको वोट देंगे जो यहाँ पर आटा सस्ता करेगा, 12-13 रुपए से रोटी ला के 2 रुपए पे कर देगा, पेट्रोल 60-70 रुपए पे कर देगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क्यादत में 2013 में, 97 में, 91 में ये तमाम चीजें मुमकिन बनाई हैं। देखिए जब एटमी धमाके हुए थे पाकिस्तान पे दुनिया भर में पाबंदी लगी थी, तो क्या पाकिस्तान उस वक्त नहीं चला था? और बेहतरीन तरीके से चला था। तो आने वाले वक्त में जो लोग हैं ना, मैंने आपसे कहा ना कि जो कहते हैं ना कि इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है, ये वाकई शऊर दिया है, लेकिन शऊर ये दिया है कि वो इमरान खान साहब की असलियत पहचान गए हैं। अब वो उनके धोखे और फ्रॉड में इस्लामी रियासत मदीना तनहाई इतनी होगी, 90 दिन में करप्शन खत्म होगी, हम लोग इंग्लैंड वाला निजाम अदल लेके आएंगे, ये तमाम चीजें वो 3.5 साल में देख चुके हैं कि स्वाय धोखे और फ्रॉड के कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉपुलर जमात है। एक सीट पर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके कायद के उन्होंने सिर्फ 28 दिन में कोई ऑलमोस्ट 2400 लोगों का इंटरव्यू किया है। इससे बड़ी और सियासी जमहूरी मशक क्या हो सकती है कि आप एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहे हैं, उसकी काबिलियत देख रहे हैं, उसके बारे में पता कर रहे हैं कि अपने हल्के में ये जीत सकता है, और फिर जीतने के बाद क्या ये पाकिस्तान की खिदमत करने के काबिल है, अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने के काबिल है, कोई मुतनाज़ा तो नहीं है। ये तमाम चीजें देखकर जब टिकटें दी जाएंगी तो मेरे ख्याल में वहां पर कोई सवालिया निशान नहीं उठेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुश्किलात जरूर है कि टिकटें देनी किसको है, क्योंकि एक हल्के में 5-5, 6 उम्मीदवार है मलिक साहब इस वक्त। ठीक है खुर्रम रोखड़ी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, चूँकि अमर इलियास राणा साहब ने एक और प्रोग्राम में जाना है, मैं चाहूँगा उनसे ज़रा उनका इनपुट ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। आमर इलियास राणा साहब, हमें एक तासर मिल रहा है इस वक्त जो उमूमी तौर पर नज़र आ रहा है कि जिनके बारे में ये कहा गया था कि ये लोग तो बस अब ज़ेर ताब आ चुके हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनकी वीडियोज़ आती हैं, उनके किसी खुफिया मकाम से पैगामात भी आते हैं, वो अभी तक जो है वो रियासत को, रियासती इदारों को चैलेंज करने की वीडियोज़ उनकी सामने आ जाती हैं। लेकिन इंतखाबी अमल में अब उनके लिए भी रास्ते हमवार हो रहे हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या PTI के लिए कुछ ऐसा माहौल बना है कि वो लोग जो रियासत को चैलेंज कर रहे थे उनके लिए इंतखाबी अमल अब आसान हो रहा है? देखिए मैंने अभी आपसे मलिक साहब ये बात कही कि जब उनके सारे कागजात जो रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए थे और अदालत से जो ज़ाहिर हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं और वो कबूल हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो ये बात आएगी ना कि जी फिर ठीक है, फिर आपने सजाएं नहीं दिलवाई। अगर आप समझते हैं इतने बड़े फोरम से आती है, कोर कमांडर से या उधर से दूसरी तरफ से इतला आती है कि जी आपको फॉर्मेशन कमांडर कहते हैं कि हमारे पास सब मौजूद हैं, जराए भी, सबूत भी कि कौन किसके साथ मिला हुआ था, और जब नहीं फैसला होता तो फिर अदालतों में आप बात करेंगे या अदालतों के खिलाफ बात करेंगे? क्योंकि फिर वो तो कहेंगे ना जी अगर सबूत है तो फिर हमें सजाएं दिलवाएं, नहीं सजाए तो फिर हमें इलेक्शन लड़ने दें। तो अब क्लियर होना चाहिए, फिर अगर इलेक्शन लड़ाना है तो फिर इजाजत तो हो ही गई है, फिर हट जाए और मैदान खुला छोड़े, फिर जो जीता है ये उसका हक है, वो चाहे PTI हो, चाहे वो PMLN हो, वो JUI हो, वो पीपल्स पार्टी हो। अब बिलावल भुट्टो भी तो लाहौर पहुंचे ही हुए हैं ना, वो जितने बड़े जलसे हैं, जो कुछ भी हैं, एक हिम्मत तो कर रहे हैं ना, वफाकी पार्टी है, लोगों को फिर राइट है कि वो अपनी बात करने के लिए आए मैदान में। मेरा ख्याल है फिर क्लियर हो जाना चाहिए कि जी फिर ये बाकी चीजें अब इलेक्शन 8 फरवरी के बाद तय होंगी और इलेक्शन में जाना चाहिए। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
खुराम एक बार फिर खुशामदीद। खुरम रोखड़ी साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिनकी वीडियोज़ आती हैं, वो बाकायदा रियासत को चैलेंज करते हुए नज़र आते हैं और अब भी किसी खुफिया मकाम से अपनी वीडियोज़ पैगाम जो जारी करते हैं, उनके लिए इलेक्शन के दरवाजे भी अब खोले जा रहे हैं। तो इन हालात में एक तरफ PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला शिकवा है, दूसरी तरफ जो पार्टियाँ हैं वो ये गिला शिकवा कर रही हैं कि जिन लोगों ने रियासती इदारों पर हमले किए उनको भी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल रही है, अगरचे वो अब्सकॉन्डर भी हैं। देखिए मलिक साहब, 2 कैटेगरी के लोग हैं इनके अंदर। एक वो जिन्होंने एहसास किया कि वो गलत नैरेटिव पर थे या गलत रास्ते पर थे और उन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, वो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। आप उनके लिए रास्ता भी दें, उनको अप्रिशिएट भी करें और उनको कल आने वाले दिनों में, ताकि जो लोग ये काम करें और ना या जो लोग मुलव्वस हों उनको ये हो कि यार हमें ये नहीं करना चाहिए था, और वो आप एग्जाम्पल सेट करें कि वापस आने वालों को आप रास्ता फराहम करें। एक हैं जो अभी तक उसी डगर पर कायम है और वो POs भी डिक्लेयर हैं। आप उनको जब रास्ता देते हैं तो आप आने वाले दिनों में हर उस बंदे को तक़वियत देते हैं जो कि रियासत के खिलाफ किसी भी मौजू पर, किसी भी मकाम पर आकर उसको चैलेंज करता है, तो उसको नजर आता है कि भाई रास्ता तो वापस मिल गया था, चैलेंज करने से क्या हुआ। और हमने ना अपने बयानिया तब्दील किया, ना हमने अपने आप को ठीक किया, बल्कि हम उसी जिद पर कायम रहे और हमारी चीजें भी एक्सेप्टेबल होती रही। तो ये मौजूदा दौर के लिए तो खतरनाक है चीज, लेकिन आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान के लिए ये वो फैसले हैं जो इसको डैमेज करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। परवेज संदेला साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज का जलसा अगर देखें तो वो कह रहे हैं हम घर में घुस कर मारेंगे, गोया लाहौर फतह करने का ऐलान कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर, आपने लाहौर के हल्कों में जो सर्वे किया, कहीं आपको वो किसी ऐसे हल्के में इतना नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी कोई लाहौर के अंदर कोई चैलेंज बन सकती है PMLN के लिए या PTI के लिए? मलिक साहब, ऐसे मैं एक बात बताऊं, मैं हल्फन कह रहा हूं, मैंने कल एक सर्वे किया है, उस पूरे सर्वे में जो हमारे पास 2.5 से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर नहीं था। मैं बात कर रहा हूं 3-3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोटर भी नहीं था। और ये जो घुस के मारने वाले हैं ना मलिक साहब, ये क्या कहेंगे, बताएंगे क्या? कल जब ये तशरीफ लाया ना एक गली में, तो नीचे कारपेट बिछा हुआ था। सिंध की गलियां बर्बाद कर कर कराची, सक्खर, हैदराबाद को तबाह करने के बाद ये लाहौर तशरीफ ला रहे हैं और बताएंगे क्या कि जिस तरह कराची की पानी टूटियों में या लेकिन ये तो अच्छी बात है परवेज साहब, जलसे तो कर रहे हैं ना, गली कूचों में जा रहे हैं, बिलावल आके लाहौर में चले अपनी पार्टी के लिए जद्दोजहद तो कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल ठीक है, ये राइट है, हक है, तमाम जमातों को करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी अकेला यहाँ से 4 निकलेंगे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा 4 निकलेंगे, तो अंदाजा करें कि जलसे जुलूसों की क्या तादाद होगी। मलिक साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये जलसे जुलूस जल्द शुरू होने चाहिए। एक वर्कर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि लोगों में माहौल बनना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी है। लेकिन ये 2-4 दिन में आप बल्कि आप तंग पड़ जाएंगे कि कौन सा जलसा दिखाएं और कौन सा जलसा ना दिखाएं। जलसों की तादाद बहुत ज्यादा होने वाली आने वाले दिनों में। ठीक है परवेज संदेला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेजर खुरम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर अली असराना साहब भी शरीके गुफ्तगू थे, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते चलते एक बड़ा अहम मसला जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है कि उमर डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी फैमिली क्लेम कर रही है कि उनको अगवा किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको मंजर आम पर आना चाहिए। यकीनी बात है, उनकी बेटी भी डिमांड कर रही है। ये मुतालबा भी बड़ा जायज़ है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमा है उसे कानून के सामने लाया जाए, उसे अदालत के सामने पेश किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के बाद एक होटल आइलांतो जो है वो डिफेंस के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो कंपेन चलाई जा रही है और बाहर बैठे हुए कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह रहे हैं जी कि बाईकाट करें और सोशल मीडिया पर किसी के बिज़नेस के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम चलाकर उसको टारगेट किया जा रहा है, ये कोई अच्छी रवश नहीं है। कारोबार किसी का हो का वो PMLN से वाबस्ता हो, PTI से वाबस्ता हो या पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हो या किसी जगह पे कोई अगर वकूआ होता है तो उसके कानूनी तौर पे जो तकाजे हैं वो तो ज़रूर पूरे होने चाहिए। लेकिन किसी के कारोबार को ऐसे निशाने बनाने की रवश सोशल मीडिया पर बड़ी ही ख़तरनाक है। किसी के कारोबार को तबाह करने या उसको ख़राब करने की कोशिश, ये रवश अगर पाकिस्तान में आम हो गई तो फिर शायद किसी का कारोबार नहीं बचेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे पॉजिटिव तरीके से अपने लिए, अगर कानूनी आपको कोई रास्ता दरकार है तो उसको कानूनी तरीके से अप्रोच कीजिए। लेकिन किसी के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाकर किसी के कारोबार को टारगेट करना ना सिर्फ ये गैर कानूनी है बल्कि इसके खिलाफ पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।